गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज है 6 अक्टूबर 2023। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले ये एक लाइन है विल रोजर्स की हमारे सामने, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ योर टुडे। ये बहुत ही स्पेसिफिक लाइन है जो एक बहुत खास बात कहती है कि आपका कल आपके आज का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मतलब जो कल हुआ है आपको उसे छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप उसे बहुत लंबे समय तक पकड़ के नहीं बैठ सकते क्योंकि फिर वो आपके प्रेजेंट को बर्बाद करना शुरू कर देगा। तो कल जो हुआ उसे छोड़िए, आज और आगे क्या करना है उस पर फोकस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही डिटरमाइन करेगा कि अपने फ्यूचर को आप कैसे फ्रेम करेंगे। तो ये तो विल रोजर्स की बात है, इसे जरूर से याद रखिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें यहाँ पे कवर करने हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि हेडलाइंस में क्या है। द हिंदू में सिक्किम का जो फ्लड है जिसके ऊपर कल हमने डिस्कशन किया था उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश्ड है और ये बताया गया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। 100 लोग हैं जिनमें से 22 आर्मी मैन हैं जो अभी भी नहीं पता है कि कहां पर लोकेटेड है। जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और जो नेशनल हाईवे है वो भी बहुत बुरी स्थिति में है। 26 रिलीफ कैंप यहां पर लगाए गए हैं। ये कंफर्म किया गया है कि जो डेथ टोल है वो बढ़कर 14 हो चुका है और 22 आर्मी पर्सोनल अभी भी मिसिंग हैं। उनके बारे में अभी भी हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। जो फ्लड है इसने चुंगथांग डैम को काफी बुरी तरीके से डैमेज किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो तीस्ता नदी के ऊपर लगाया गया था। अब यहां पर ये जो पूरा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने में हमें काफी समय लगने वाला है। कम से कम 1000 लोग जो हैं वो अभी भी इन 8 रिलीफ कैंप्स में शेल्टर लिए हुए हैं। सिक्किम के फ्लड का रीजन मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि एक फ्लैश फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई है। या तो ये एक एवलांच की वजह से है या फिर बहुत भारी बारिश की वजह से जो काफी लंबे समय से सिक्किम के नदन हिस्से में चल रही है। यहां पर जो अगला आर्टिकल है वो मनीष सिसोदिया जी के केस के अगेंस्ट में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने उनको लिकर के केस में गिरफ्तार किया हुआ था और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी थर्सडे को यह ऑब्जर्व किया कि ईडी को जो अनब्रोकन चेन है उसको रीस्टैब्लिश करना होगा, क्योंकि अभी तक वो ये नहीं डिटरमाइन कर पाए हैं कि आखिर वो किस तरीके से गिल्टी हैं। तो एक तरीके से ये एक अल्टीमेटम है ईडी को कि अगर उनके पास क्लियर चार्जेस हैं सिसोदिया के अगेंस्ट में तो वो स्टैब्लिश किए जाने चाहिए, जो कि अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो ये बातें हमें द हिंदू में मिलती हैं। जब हम इंडियन एक्सप्रेस में जाते हैं तो यही बात यहाँ पे फ्रंट पेज पे मिलती है सिसोदिया के केस के बारे में, जहां पर सिसोदिया जी से ये जो पूरा मामला है सिसोदिया का उसके अगेंस्ट में ईडी से पूछा जाता है कि आखिर उनके अगेंस्ट में एविडेंसेस है कहाँ, और अगर नहीं है तो फिर इन चार्जेस को कैसे फ्रेम किया गया है। तो ये पूरा मामला यहाँ पर हाईलाइटेड है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि द हिंदू में ही फ्रंट पेज पर यह न्यूज़ भी पब्लिश की गई है कि जो नॉर्वे के जॉन फॉसे हैं उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है। नॉर्वे के जो जॉन फॉसे हैं जिनकी उम्र 64 साल है, 64 ईयर्स, उन्होंने 40 से ज़्यादा प्लेज लिखे हुए हैं। 40 से ज़्यादा प्लेज उनको एट्रीब्यूट किए जाते हैं और उनकी जो एक यूनिक राइटिंग स्टाइल है, उनके पास एक बहुत ही यूनिक राइटिंग स्टाइल है। और जो उनकी यूनिक राइटिंग स्टाइल है जहां पर वो इन जनरल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को पिक करते हैं जो आपके आम जीवन में कुछ बहुत खास अपने बारे में ना तो बोल सकते हैं और ना ही समझ पाते हैं। इन कैरेक्टर्स से जॉन फोसे अपनी बातों को एक्सप्लेन करवाते हैं। जैसे उनके एक प्ले में एक पर्सन है जिसका जो डॉग है वो खो जाता है, वो कहीं चला जाता है, और उसके बाद वो बताते हैं कि वो जो पर्सन है वो कैसे फील कर रहा है, उसके जो इमोशंस हैं उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं जॉन फोसे। सिमिलरली अगर मैं एक और प्ले का जिक्र करूं जिससे आपको उनकी यूनिक राइटिंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा कि वो एक इमेजिनेशन करते हैं कि दो पर्सन हैं, दो पर्सन, जहां पर एक पर्सन मेल है और दूसरी फीमेल है। ये लोग किसी वजह से सो जाते हैं और जब वो उठते हैं
तो उनकी लाइफ का आधा समय बीत चुका होता है। एक पर्सन तो अपनी हाफ लाइफ के बाद जागते हैं और दूसरा पर्सन तो अपनी एल्डरली लाइफ में आ जाता है। और जब वो ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं अपनी हाफ लाइफ में या फिर अपनी एल्डरली लाइफ में, तो फिर उनके लिए चीजें कितनी और कैसे बदल जाती हैं, जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जॉन फोसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस प्ले राइटर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा फेमस प्ले राइटर नहीं रहे। कहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, ना तो ब्रिटेन में और ना ही यूएसए में। हालांकि देखो, ब्रिटेन और यूएसए में इनको भले ही बहुत अप्रिशिएट ना किया गया हो, लेकिन इनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। किस जगह पे? कॉन्टिनेंटल यूरोप में। जो कॉन्टिनेंटल यूरोप का हिस्सा है वहां पर इनकी राइटिंग्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो कॉन्टिनेंटल यूरोप में तो इनकी राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट की गई हैं, लेकिन यूरोप इनकी राइटिंग्स से अछूता रहा। और शायद यही कारण है कि जो इंडिया है यहाँ पर भी हम इनके बारे में कुछ खास नहीं जानते, जबकि ये काफ़ी एक्सीलेंट राइटर रहे हैं। उसके बावजूद क्या हमने कभी जॉन फोसे का नाम इसके पहले सुना? नहीं सुना, क्योंकि अक्सर हमें उन राइटिंग्स के बारे में पता चलता है जो कि ब्रिटेन या फिर अमेरिका जैसी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, वो राइटिंग्स हम तक आती हैं। कई बार तो उनकी कुछ राइटिंग्स में जो अमेरिका है उनके राइटर्स का ये कहना है वी डोंट गेट अ कनेक्ट, मतलब उनकी जो राइटिंग्स हैं वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं कि उनके बीच में जो कनेक्शन है उसको बिल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। और शायद यही कारण है कि बाकी दुनिया में ये बहुत पॉपुलर ना हो सके एक्सेप्ट ब्रिटेन और नॉर्वे। हालांकि नॉर्वे में इनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेज जो हैं थिएटर में प्ले किए गए हैं इनके, मतलब इन्होंने जो भी प्ले लिखे उन प्लेस को थिएटर्स में बहुत बड़ी संख्या में प्ले किया गया। और ये इनकी आप एक अचीवमेंट कह लो, इसी वजह से इनको वहाँ पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। और यही रीज़न रहा कि जो स्वीडिश एकेडमी है उन्होंने कहा कि इनकी जो एक यूनिक स्टाइल है, यानी कि जो इनका एक इनोवेटिव प्ले लिखने का तरीका है, इनका जो एक प्रोज स्टाइल है, जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को पिक करता है जो अपनी बातें नहीं कह सकते और फिर उनको उनकी बातों को कहने का मौका देता है। समथिंग, या फिर वो लोग जो अनसेबल हैं उनकी बातों को, उनके एक्सप्लेनेशन को ये नरेट करते हैं। जैसे इनके एक प्ले में दो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक कैरेक्टर सही तरीके से बोल नहीं पाता और चीज़ों को मुश्किल से इशारों में समझा पाता है, बहुत छोटी छोटी बातों में बोल के समझा पाता है। वो अपनी बातों को कैसे बोलता है। तो इनकी जो राइटिंग है वो एक्चुअली में नाइरॉस्क या नैनॉक्स लैंग्वेज में लिखी गई है। जो नैनॉक्स लैंग्वेज है नॉर्वे की, वो बहुत कम बोली जाने वाली भाषा है और उसी में इन्होंने अपनी ज़्यादातर राइटिंग्स को लिखा हुआ है। बच्चों की किताबें हैं, पोइट्री का कलेक्शन है। इन्होंने कहा कि ये काफ़ी ओवरवेल्म्ड है। एक्चुअली में ये ड्राइव कर रहे थे जब इनको कॉल करके ये बताया गया कि इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए चुन लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। और एक बात उन्होंने और प्लॉट की कि ये नोबेल प्राइज़ ये रिकॉग्नाइज करता है उस लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज को बहुत कम अभी भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रांस में। तो उनकी राइटिंग्स एक अच्छा सिंबल है। 1993 में इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था रेड ब्लैक। ठीक है, ये इनकी नॉवेल है रेड ब्लैक। और इनकी एक किताब थी सेप्टोलॉजी, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी थी। वी कैन से जो सेप्टोलॉजी थी वो एक सेमी ऑटोबायोग्राफी थी जो उस समय देखने को मिलती है। वैसे तो देखिए वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अलग अलग सेगमेंट हैं। ये एक लूथरियन हुआ करते थे, लेकिन बाद में जाके 2013 में इन्होंने कैथोलिसिज्म फॉलो करना शुरू कर दिया और ये वॉलंटियरली किया। लेकर के इनको बहुत ज़्यादा आदत थी, वो लेकर भी इन्होंने छोड़ दिया था। तो इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं और उन्हीं डिटेल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इनकी इनोवेटिव प्ले राइटिंग की वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और इनकी राइटिंग में एक स्टाइल है दैट इज़ फोसे मिनिमलिज्म। ये काफ़ी यूनिक राइटिंग स्टाइल है, आई विल से। इसे आप क्या बोल सकते हो? फोसे मिनिमलिज्म। अब ये जो फोसे मिनिमलिज्म है ये एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो फोसे मिनिमलिज्म इज नथिंग बट इनकी एक जो यूनिक लिखने का इनका तरीका है, जहां पे ये किसी भी चीज को बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर देते हैं इन वेरी लेस वर्ड्स। और वहाँ पर जो एक एक वर्ड होता है उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और वो जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो किसी भी
पर्सन को, जो उसको पढ़ रहा है, उसको कैच करके रखती है। तो इस पूरी राइटिंग स्टाइल को फोसे मिनिमलिज्म कहा गया है। इन्हें न्यू हेनरिक इब्सन भी कहा गया, जो इसके पहले सबसे सेलिब्रेटेड नॉर्वेजियन प्ले राइटर माने गए, और इनको टर्जेव वेसास के साथ भी कंपेयर किया गया। ये भी नॉर्वे के एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं। अगर हम इन नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो इन्हें 1901 में इंस्टीट्यूट किया गया था। एक स्वीडिश केमिस्ट थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। बाद में इनके डायनामाइट का जब मिसयूज होने लगा तो ये काफ़ी दुखी हो गए, और इन्होंने जो भी पैसा अपने जीवन में कमाया था उससे इस प्राइज को इंस्टीट्यूट कर दिया। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन इसमें दिए जाते हैं, जो कि $9,15,000 हो जाते हैं, और अभी तक का ये सबसे लिटरेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। 116 बार ये अवार्ड अभी तक दिया जा चुका है 120 लोगों को 1901 से लेकर 23 के बीच में। तो ये तो पूरा मामला नोबेल प्राइज के बारे में रहा। हमारा जो अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट सतलुज यमुना लिंक कनाल इशू। देखिए, अभी हरियाणा ने तो जो अपना कनाल का हिस्सा था वो बना लिया है, लेकिन पंजाब की सरकार ने अपने हिस्से का कनाल नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को फटकार लगाई है पंजाब की सरकार से, और यह कहा कि आप बताओ कि कब आप अपने कनाल के हिस्से का काम करवाओगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ही देखो कि सर्वे करो कि जो लैंड एलोकेट किया गया है उस पर काम कैसे होगा। पहले मैं पूरा मामला बताता हूं। देखिए, होता यह है कि पंजाब और हरियाणा में बंटवारा हो जाता है। पहले एक कंपोजिट पंजाब हुआ करता था, तो पंजाब और हरियाणा अलग तो कर दिए गए, और यहां से इनके बीच में एक बॉर्डर भी बना दिया गया। लेकिन मामला ये है ना कि पंजाब के पास ज्यादातर नदियां चली गई, हरियाणा के पास उसके बाद से पानी की कमी होने लगी, और हरियाणा ने पानी की मांग की। तो फैसला ये लिया गया कि यहां पर जो सतलुज नदी फ्लो कर रही है, हम यहां से एक कनाल बनाएंगे, और ये जो कनाल होगी वो सतलुज नदी से, ये कनाल है, दैट इज द सेकेंड वन, ये यहां से एंटर करेगी कहां पे, हरियाणा में। और यहां पर एक कनाल बनाई जाएगी जो निकलेगी किससे, यमुना नदी से, और हम इसको यहां पे करनाल से आगे हरियाणा में ले जाके लिंक कर देंगे, और इस तरीके से एक नेटवर्क बन जाएगा कनाल का, जिससे हरियाणा में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अब आप देखो तो यहां तक जो कनाल का पूरा हिस्सा है, ये किसको बनाना था, ये बनाना था हरियाणा को, और हरियाणा ने ये काम बखूबी किया। लेकिन ये जो पूरा हिस्सा था ये बनाना था पंजाब को, और पंजाब ने अपने हिस्से का कनाल बनाया नहीं। तो आप देखो, ये सतलुज नदी है और ये यमुना नदी जा रही है, तो यमुना नदी से यहां पर एक कनाल का नेटवर्क डेवलप होगा, और सतलुज नदी में यहां से एक कनाल आएगी और इस पे कनेक्ट कर देंगे। यही है सतलुज यमुना लिंक, और इसी में पूरा विवाद चल रहा है। तो देखो, पंजाब ने पहले तो किसानों से जमीन ली हुई थी, लेकिन 2016 में उन्होंने 5,000 एकड़ ये जमीन किसानों को वापस कर दी, डीनोटिफाई कर दिया उस लैंड को, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा गहरा गया, और फार्मर्स को वो लैंड वापस मिल गई। तो कुछ लोगों ने तो उस कनाल के हिस्से को खोदकर वापस से वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। 1981 में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है पंजाब और हरियाणा के बीच में। 1981 में ही 214 किलोमीटर का सतलुज यमुना लिंक कनाल बनाने का फैसला लिया गया, जिसका 122 किलोमीटर पंजाब में जबकि 92 किलोमीटर हरियाणा में बनना था। 1982 में 214 किलोमीटर के इस पूरे कनाल का काम पंजाब के कपूरी विलेज से शुरू भी हुआ। हरियाणा ने तो अपना काम कंप्लीट किया, लेकिन पंजाब ने बाद में काम रोक दिया। 1996 में जो हरियाणा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि यह कनाल का काम पंजाब ने रोक दिया है, आप बनवाओ। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को सम्मन किया और बोला कि जो आपने कमिटमेंट दी है हरियाणा को उसको पूरा करो, और कनाल बनवा क्यों नहीं रहे हो। पंजाब को जब ये ऑर्डर मिला तो पंजाब की असेंबली ने एक कानून पास कर दिया, और उसको ये कहा कि 1981 और उसके बाद जो उन्होंने पड़ोसी राज्यों से एग्रीमेंट्स किए हैं वो सारे के सारे रद्द कर रहे हैं। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सूट में, यानी कि अपनी एक अवार्ड में, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बोला कि आप सतलुज यमुना कनाल प्रोजेक्ट का सारा काम अपने हाथ में ले लो और आप करवाओ, पंजाब नहीं करवाएगा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में पंजाब ने जो लॉ पास किया था अपने पड़ोसियों के साथ किए गए सारे एग्रीमेंट्स को रद्द करने का, उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा एक राज्य इतना ऑटोनॉमस नहीं हो सकता कि वो अपनी ट्रीटीज के ऑब्लिगेशन फॉलो ना करे। अब यही काम सारे राज्य करना शुरू कर देंगे तो देश कैसे चलेगा। 2017 में पंजाब ने गुस्से में आके सारी जमीन जो उन्होंने एक्वायर की हुई थी कनाल बनाने के लिए वो किसानों को वापस कर दी, वो भी बिना पैसे के। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप मीडिएट करो जो पंजाब और हरियाणा के सीएम है उनके बीच में, और आप ही कनाल बनवाओ। 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि भाई इन लोगों से बात हम करवा नहीं पा रहे हैं, ये लोग मान नहीं रहे हैं, आप ही देखो कि पंजाब और हरियाणा ने आपस में जो समझौता था वो नहीं किया।
पंजाब अभी भी अड़ा हुआ है और वो कनाल का अपना काम नहीं करवा रहा है। तो देखो, ये विवाद पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पिछले 4 दशकों से अटका हुआ है और इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सख्ती बरतनी होगी, नहीं तो ये कनाल लिंक कभी भी नहीं बन पाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग के बारे में है। ये जो ग्रीन शिपिंग के लिए ये प्लान बनाया गया है, इसमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का हमने मन बनाया है। मतलब ऐसे शिप चलाए जाएं जिनमें एमिशन कम हो। इससे इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है वो और फ्लरिश होगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है वो 2047 तक जो हमारा टारगेट है 20 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको पूरा करने में एक की रोल प्ले करेगा। अगर ये सेक्टर 9% की ग्रोथ अवेल करता रहा तो ये सेक्टर जो है, यहां पे हम पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी फ्यूल हब्स क्रिएट किए जा रहे हैं और टूरिज्म ग्रोथ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। 5000 किलोमीटर का रीजनल वाटरवे ग्रिड भी हम डेवलप कर रहे हैं। अचीवमेंट्स की बात करें तो जो पोर्ट्स की कैपेसिटी है उसको हमने डबल किया है, वाटरवे में ग्रोथ हुई है, क्रूज पैसेंजर्स और सी फेयरर्स की संख्या भी बढ़ी है, सोलर पावर का इस्तेमाल बढ़ा है और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। अगर ऐसी प्रोग्रेस मिली तो ये जो सागरमाला और डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव है, इनकी मदद से ये पूरा सेक्टर और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। अब यहां पर 2 इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें एक का नाम है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट शिपिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का कोलैबोरेशन है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ, टेरी के साथ, गुरुग्राम हरियाणा में। यहां पे हम यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नंबर 14, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है वो पोल्यूशन कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज की ओर फोकस करे, पोल्यूशन को कम करें। एक दूसरा इनिशिएटिव है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन हाइब्रिड टग्स को यूज करने की बात की जा रही है। टग क्या होता है? छोटी छोटी नाव होती हैं जो बड़े शिप्स को किनारे लगाती हैं या खींचती हैं। नहीं समझ में आ रहा? इस मैप को देखो, ये छोटी छोटी नाव दिख रही है, यही तो है टग। अरे वही छोटी छोटी डोंगी जो इस नाव को धक्का लगा के यहां से वहां लेके जाएंगी। समझ में आया? अब जब ये जो छोटी छोटी नाव हैं, इनमें हम कम से कम ग्रीन फ्यूल का ही इस्तेमाल करें जो पोर्ट्स पर एक्टिव रहती हैं इन जहाजों को सेटल डाउन करने के लिए। यहां कोशिश की जा रही है कि कम से कम इन्हें हम मेथनॉल, अमोनिया या हाइड्रोजन से चलाएं ताकि पोर्ट पर यहां पे तो ग्रीन फ्यूल यूज हो। टारगेट ये है कि ग्रीन टग वर्किंग 2025 तक सभी पोर्ट्स पे यूज होने लगे और 2030 तक कम से कम हम 50% के जो टग हैं उनको ग्रीन टग्स में कन्वर्ट कर लें। शुरू में तो हाइब्रिड से काम होगा, फिर हम कंप्लीटली उन्हें कन्वर्ट कर देंगे। हमारा अगला आर्टिकल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उम्मीद ये है कि जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव ना करे। रेपो रेट क्या होता है? अभी देखो, इसका पूरा मामला आया नहीं है क्योंकि फ्राइडे को मीटिंग कंप्लीट होगी आज के दिन, उसके बाद पता चलेगा। मतलब आज जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तब पता चलेगा कि रेपो रेट में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ। रेपो रेट कुछ नहीं होता, ये एक इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है जो बैंक अगर उधार लेता है। देखो, बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक किससे उधार लेता है? आरबीआई से। तो आरबीआई से जब बैंक उधार लेगा तो जो ब्याज देता है ना, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट वगैरह डिसाइड करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। तो रेपो रेट पे क्या होता है क्या नहीं, ये तो आज पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता देता हूं। तो ये मामला यही है कि रेपो रेट कैसे हो सकता है कुछ ना हो और सेम टू सेम बना रहे, जो होगा न्यूज में आएगा, विल डिस्कस। लेकिन ये फ्रेमवर्क तैयार करने का एक तरीका है जहां पे 6 लोग मिलकर बैठते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि क्या रेपो रेट, पॉलिसी रेट, इन्फ्लेशन वगैरह कैसे कंट्रोल किया जाएगा। उर्जित पटेल कमेटी ने इस बारे में रिकमेंडेशन दी थी कि हमें ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करके सेक्शन 45ZB ऐड किया गया और एमपीसी के बनाने का प्रोविजन किया गया। 2016 में इन्होंने पहली मीटिंग की। इसके चेयरमैन देखो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी कि जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा। मेंबर्स में 6 मेंबर होते हैं चेयरमैन को मिला के, 3 होते हैं सरकार की तरफ से और 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से। कम से कम 4 बार इन्हें साल में मिलना होता है और 4 मेंबर्स का कोरम होता है। 4 लोग मिलेंगे तभी काम शुरू होगा। हर मेंबर का 1 वोट होता है, लेकिन अगर मामला 3+3 पे अटक गया तो जो आरबीआई के चेयरमैन है उनके पास एक सेकंड वोट होगा और उनका जो भी मन होगा वो कर दिया जाएगा। हर मेंबर के पास एक स्टेटमेंट देने का सिस्टम होता है जो बताता है कि उसने अगर कोई वोट किया है पॉजिटिव या निगेटिव में तो क्यों किया है। आरबीआई जो है वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कहा जाता है, हर 6 महीने पे। तो ये तो पूरा आर्टिकल हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल इंफ्रा के बारे में है, जो $300 बिलियन का क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल नुकसान सहता है।
301 बिलियन से 330 बिलियन डॉलर तक। डिजास्टर रिस्क, यहां पे देखिए कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रा यानी कि सीडीआरआई ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा, अगर आप हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रा को हुआ जो नुकसान है, बिल्डिंग्स को हुआ जो नुकसान है, उसे इंक्लूड कर लो तो ये नुकसान हो सकता है 700 से 800 बिलियन डॉलर का पहुंच जाए। जैसे आप देखो तो अभी सिक्किम में फ्लड्स आए, वहां पे जो ब्रिजेस थे वो टूट गए, सड़कें बह गई। सिमिलरली अभी हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ, आपको क्या लगता है बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है इन सब चीजों की वजह से। ये ग्लोबल जीडीपी जो है ना, उसमें जितनी ग्रोथ मिली 2021-22 में, उसका 1/7 तो इन डिजास्टर्स ने बेकार कर दिया, खत्म कर दिया। और इसका जो आधा नुकसान होता है ना, जितना भी होता है, वो मिडिल इनकम कंट्रीज को होता है। जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है 2050 तक, वो हमें 9.2 ट्रिलियन तक पहुंचाना होगा, मतलब इतना पैसा हमें खर्च करना होगा 2050 तक, तब ये जाके इंफ्रा रेजिलिएंट बन पाएगा। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को ज्यादा नुकसान इसलिए भी होता है बिकॉज उनका इंफ्रा उतना अच्छा नहीं है और वो नेचुरल कैलेमिटीज को लेकर ज्यादा वल्नरेबल है। उनका जो इंफ्रा है वो आउटडेटेड है और ऐसे डिजास्टर्स को हैंडल नहीं कर पाता। 30% जो एवरेज एनुअल लॉस है इस इंफ्रा का, वो अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से होता है। उसका आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पता नहीं चल पाता। लेकिन 70% तक तो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड साइक्लोन्स, फ्लड्स और स्टॉर्म्स की वजह से ऐसा होता है। सभी सेक्टर्स में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है। 80% रिस्क तो पावर, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को होता है। सब साहारन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट इस मामले में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। सीडीआरआई की बात करते हैं तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जहां पे सरकारें हैं, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं, मल्टीलैटरल बैंक्स हैं, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिलकर सीडीआरआई बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया के इंफ्रा को हम ऐसा बनाएं जो बड़े बड़े नुकसानों को सह सके। 2019 में यूनाइटेड नेशंस एक्शन समिट के दौरान न्यूयॉर्क में सीडीआरआई को बनाया गया। इंडिया की गवर्नमेंट का ये दूसरा सबसे बड़ा मेजर इनिशिएटिव है आफ्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें 31 देश, 6 ऑर्गेनाइजेशन और 2 प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। यहां पर देखिए हमारा अगला आर्टिकल कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये जो पूरा एरिया है ये आंध्र प्रदेश में है। वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये बोला कि वो बिल्कुल तैयार हैं कि वो लैंड यूज को लेकर एक इन्वेंट्री तैयार करेंगे कि आखिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा हिस्सा किस इस्तेमाल में आ रहा है और इसे एक इको सेंसिटिव जोन के तौर पे भी डिक्लेयर किया जाएगा। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है और बर्ड सेंचुरी भी है। आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कोलेरू लेक के आसपास का एरिया है। 1999 में इसे सेंचुरी का दर्जा दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत और 2002 में रामसार साइट का दर्जा मिला। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तहत। मैप में लोकेशन आप देखो 200 स्पीसीज यहाँ बर्ड्स की मिलती हैं। यहाँ पर देखो आप, तो देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है गोदावरी रिवर है और ये कृष्णा रिवर है। इसके बीच में यहाँ पर आपको कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, मतलब कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच का हिस्सा है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, झेलम रिवर वुलर लेक से होके पास करती है, कृष्णा रिवर कोलेरू लेक को फ्लड करती है और जो गंडक रिवर है वो कनवाल लेक बनाती है। बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। 2023 का क्वेश्चन है। आप समझो कि इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, उसे क्या नहीं करना चाहिए। उसे एसएलआर को कट और ऑप्टिमाइज करना चाहिए, उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को इंक्रीज कर देना चाहिए और बैंक रेट और रेपो रेट को कट कर देना चाहिए। तो इसमें बताइए सही आंसर क्या है। इन दोनों सवालों को आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और ये भी बताइएगा कि ये सेशंस आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं विद द होप कि आपको ये सेशन मजेदार और बेनिफिशियल लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।